नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं राधिका राज। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने के बाद न केवल संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद लगातार प्रदर्शन कर रही है और मुस्लिम बहुल इलाके में भी प्रदर्शन की तैयारी में है। इतना ही नहीं, संभल की सच्चाई सामने आने के बाद सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं, वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है। तो इस जांच रिपोर्ट से संभल की स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो संभल हिंसा रिपोर्ट है, जब से सामने आई है, क्या तूफान लेकर आई है संभल के अंदर? देखिए, ये संभल के लिए नहीं है, ये एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल एक जगह का होता है, असर पूरे प्रदेश में, देश में होता है। संभल की हिंसा की रिपोर्ट की जांच के लिए इन्हीं लोगों ने, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की पार्टी ने भी मांग की थी कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमें केवल योगी आदित्यनाथ की एसआईटी पर भरोसा नहीं है, पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। ये जांच होनी चाहिए न्यायिक जांच। ये जांच होनी चाहिए पूर्व अधिकारी जिसमें शामिल हो, जिसमें पूर्व जज शामिल हो। तो जज के नेतृत्व में ही जांच आयोग बना और जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट में इन लोगों को लगता था कि ये जो रिपोर्ट होगी वो कंसंट्रेटेड होगी उस मुद्दे के लेकर, जो कि संभल में दंगा जिस दिन हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान गई, जिसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन ये जांच आयोग ने अपने दायरे को बढ़ा दिया। जो जांच आयोग का दायरा था वो उसमें शामिल किया गया कि संभल में इतने लोग पहले आए कैसे, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, इसमें कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, संभल की डेमोग्राफी क्या है। ये शाही जामा मस्जिद में सर्वे करवाया जाना था, तो सर्वे से पहले इन लोगों ने किस आधार पर इतनी भीड़ इकट्ठी की, इनकी मानसिकता क्या थी, सोच क्या थी, आगे क्या करना चाहते थे, और क्या यह हिंसा यहीं तक सीमित रहेगी, आगे भी संभल के अंदर परेशानियां बढ़ेगी, या पहले भी संभल में ऐसी घटनाएं हुई है। यह दायरा जब बढ़ गया तो संभल की रिपोर्ट में सामने आया, और सामने आया पहले के दंगे भी, कि ये पहली बार है नहीं, ये पहली बार दंगा नहीं हुआ, ये दंगा करने की साजिश पहले से भी चलती थी, और अभी तक 12 से 13 दंगे हो चुके हैं। और हर दंगों में इन लोगों को लगता था कि दंगा कराने के बाद दबाव हमारा बढ़ेगा, हिंदू कमजोर होंगे, और यहां पर चूंकि उन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है तो वो सरकार के ऊपर भी दबाव बना पाएंगे। क्योंकि उस समय की जितनी सरकारें हो, 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर जनता पार्टी से टूटकर अलग अलग पार्टियां बनी, जिसमें से मुलायम सिंह यादव की पार्टी भी, समाजवादी पार्टी उसी जनता परिवार का हिस्सा है। उसके साथ मायावती की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी मायावती के साथ रही, समर्थन बाहरी तौर पर दिया गया था, भाजपा ने दिया था, मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में योगदान दिया। फिर उसके बाद फुल फ्लेज मायावती मुख्यमंत्री रही, फिर मुलायम सिंह यादव भी रहे और अखिलेश यादव भी रहे। लेकिन इतने समय में हुआ क्या, ये संभल की बात सिर्फ नहीं कही गई है, ये बताया गया है कि कितने संभल हैं उत्तर प्रदेश में। ये संभल तो एक एग्जाम्पल है कि जहां पर ये पिछले 1947 के बाद जनसंख्या का अनुपात कैसे बदला है, कैसे हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के प्रपोर्शन में कम होती गई और मुस्लिमों की आबादी बढ़ती गई। और संभल के महानगर पालिका परिषद, यानी कि संभल शहर की बात की जा रही है, ये संभल पूरे जनपद की बात नहीं की जा रही है। क्योंकि जनपद के आधार पर अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या का रेशियो 70-30 का है। ये लगभग 32 से 35% मुस्लिम पूरे संभल जिले में है। ये ऐसा जिला नहीं है जहां पर 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। लेकिन संभल शहर जो है वहां का डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज किया गया। अब इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए कारण निकाले गए, बताए गए कि कैसे ये 15% से 20% के बीच हिंदू सीमित होकर रह गए और मुसलमान धीरे धीरे बढ़ते गए। उसमें से ये सारे कारण इस रिपोर्ट के बाहर आए नहीं हैं, लेकिन
उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मुसलमान ये जो डेमोग्राफी चेंज करते हैं उसके इस डेमोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोकतंत्र पर। मतलब कि अगर पूरे देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की भी जनसंख्या बढ़ रही है, प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, अगर अनुपात चेंज हो रहा है, मुसलमान का ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो केवल इससे समस्या नहीं हो रही, समस्या हो रही है डेमोक्रेसी को प्रभावित करने से। क्योंकि हिंदुस्तान में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बनाया गया और उसके लिए लोकसभा जिससे प्रधानमंत्री बनते हैं, विधानसभा जिससे कि मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके नीचे पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, उसके बाद पंचायत समिति और ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया जो कि प्रधान कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था बनाई गई पंचायती राज में और ये जो डेमोक्रेसी में लोकसभा विधानसभा बनाया गया, इन सबको मिलाकर ये मुसलमानों को लगने लगा कि अगर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोग्राफी अगर हमारे बिखरी हुई रहती है, अगर हम बिखरे हुए अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो फिर हम चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं है। प्रोपोर्शनल सिस्टम में किसी भी डेमोक्रेसी में, जर्मनी में भी कुछ सीटों पर होता है, ये कई देश हैं ऐसा जहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी है, प्रोपोर्शनल सिस्टम भी है, उसमें बटे हुए रहते हैं कि इतने सीटें प्रोपोर्शनल सिस्टम से होगा, इतने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होगा। कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहां पर जो लाया गया, लागू किया गया कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी को भी एक वोट भी ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा, तो वो जीत कर आएगा। अब इन लोगों को लगने लगा जो यहां होता है कि अगर ये जनसंख्या बिखरी हुई रहेगी तो किसी विधानसभा में अगर हम 8% 10% रहेंगे तो उसमें जीत की संभावना हमारे लोगों को, हमारे समर्थकों को असंभव है। इसीलिए क्या करो कि आसपास के क्षेत्रों से इकट्ठा हो और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का केंद्रीकरण ऐसे करो कि वहां पर हम 40% 45% से ज्यादा हो जाए और कुछ कुछ जगहों पर 60-70% होए, और जो 60-70% का एरिया है वो पूरी तरह से इस्लामिक किलेबंदी कहे जाने लगी। इसी को डेमोग्राफी चेंज कहते हैं। संभल में यही हुआ, संभल में भी यही हुआ और कई लोकसभा क्षेत्र हैं, जैसे हैदराबाद का क्षेत्र है। हैदराबाद में ओवैसी क्यों अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए है? क्योंकि उसको लगता है कि हमें सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है, हम मुसलमानों की राजनीति करेंगे और वहां 60% से ज्यादा अगर आबादी मुसलमानों की है तो हम जीतकर आएंगे ही आएंगे। जैसे बिहार का किशनगंज है, वहां पर इन लोगों को लगता है 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां पर कोई मुसलमान ही जीत कर आएगा, कोई दूसरा जीतेगा नहीं, इसीलिए ये मुसलमानों की ही राजनीति करेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में मालदा है, मुर्शिदाबाद है, ये वो क्षेत्र हैं जिसको इस्लामिक किलाबंदी कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो संभल जनपद, संभल शहर, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर जनपद की बात करें, जिलों की बात करें, तो संभल से भी ज्यादा जनसंख्या है मुसलमानों की। मुजफ्फरनगर में, बगल में ही शामली में, इन दोनों जगह पर 42 से 43% मुस्लिम आबादी है। ऐसे ही इकरा हसन जीत कर नहीं आती और उसका बाप जीत कर आता था। ऐसे ही ये एसटी हसन जैसे नेता राजनीति नहीं करते और मदनी ये जो पूरे राजनीति के केंद्र में नहीं रहता। ऐसे ही तौकीर राजा बार बार नहीं बोलता कि हिंदुओं को चैलेंज करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। रामपुर, जहां से आजम खान आता है, 52% मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद 53% मुस्लिम आबादी है। ये अमरोहा 44% मुस्लिम आबादी है। ये ऐसे जिले हैं, कम से कम 8 से 10 ऐसे उत्तर प्रदेश में जिले हैं जहां पर जनसंख्या मुसलमानों की 45% से 55% के बीच है। ये कंसंट्रेट किया गया। उसके अलावा जब विधानसभा की बात आती है तो इन जिलों में जो दिख रहा है कि 45% है, 55% है, 52% है, वो पूरे जिले में बिखरे हुए नहीं रहते, 2-3 कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं और उससे उन विधानसभाओं में इनकी होल्ड होती है, पकड़ होती है। इसी को डेमोग्राफी चेंज पर हंगामा हुआ था और लोकसभा चुनाव के समय यह बड़ा मुद्दा उठा और वो महाराष्ट्र के धुले क्षेत्र से उठा, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा यह टैक्टिकल वोटिंग नहीं, यह वोट जिहाद है। क्यों? क्योंकि धुले लोकसभा क्षेत्र में
5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी 60,000 से 90,000 वोट अलग अलग क्षेत्रों में लीड करती रही। और जैसे ही मालेगांव सेंट्रल, जो कि पूरे मुस्लिम बाहुल आबादी वाला क्षेत्र है, मालेगांव की चर्चा बहुत मीडिया में होती है क्योंकि वहां ब्लास्ट हुआ था। मालेगांव ब्लास्ट में बहुत सारे ये भगवा आतंकवाद की बात कही गई थी और दिग्विजय सिंह ने इसको बढ़ाया था। उस समय हंगामा किया था और कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। तो इसलिए मालेगांव में जैसे ही काउंटिंग शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी को केवल 4,500 वोट मिले पूरे एक कंस्टिट्यूएंसी में, और कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,98,000 वोट मिला और यह धूले लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के हाथ में चली गई केवल एक कंस्टिट्यूएंसी के आधार पर। तो यह डेमोग्राफी चेंज है, यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो जो यह प्रदर्शन हो रहा है वो संभल को एक एग्जाम्पल बनाकर लिया जा रहा है कि क्या ऐसे ही मुस्लिम किलेबंदी चलती रहेगी या फिर इसे ध्वस्त किया जाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी यह भी है कि अगर मुस्लिम किलेबंदी को तोड़ना है तो पॉलिटिकली तोड़ो, क्योंकि पूरे दुनिया में यह देखा जाता है कि कभी भी सत्ता के समर्थन के बिना कोई धर्म मजबूत नहीं हो सकता। और अभी हिंदुओं के साथ समस्या यह है कि ये अभी तक रिलीजियस हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल हिंदुत्व की बात करते हुए हिचक जाते हैं। इसीलिए हिंदू जातियों में बटा है और मुसलमान जातियों के बावजूद एकजुट है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर जातियां नहीं है। मुसलमानों के अंदर इतनी जातियां हैं जिसकी अगर बात शुरू की जाए तो हिंदुओं से ज्यादा इनकी संख्या हो जाएगी जातियों की। कुंजड़ा से लेकर नाई तक, धोबी तक, ये शेख, सैयद, खान, पठान तो 4 उच्च श्रेणी के मुसलमान माने जाते हैं, और सब तो ओबीसी, दलित, ये जितने कन्वर्जन भी हुए हैं उसमें भी उसकी जाति के साथ जोड़ दिया गया, काम के साथ जोड़ दिया गया। और इन लोगों के बीच आपस में शादियां तक नहीं होती, लेकिन फिर भी जातीय आधार पर ये बटे नहीं है। पॉलिटिकली सामाजिक तौर पर बटा है। सामाजिक तौर पर इन लोगों का व्यवहार एक दूसरे के साथ वैसा ही रहेगा। ये एक दूसरे से शादी विवाह तक नहीं करेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन पॉलिटिकली एकजुट है। लेकिन हिंदू सामाजिक तौर पर जैसा भी रहे लेकिन पॉलिटिकली बिखरा हुआ है। इस जाति की पार्टी, उस जाति की पार्टी, यादवों की पार्टी, कुर्मी की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी, राजभर की पार्टी, निषाद की पार्टी, ये सारे कम्युनिटी आपस में बटे हैं। और ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है संभल के मुद्दे पर डेमोग्राफी चेंज को लेकर, ये वही शक्ति प्रदर्शन है। बताया जा रहा है कि देखो, तुम्हें अखिलेश यादव के झांसे में नहीं आना है। ये जो प्रोपेगेंडा करके अभी तक हिंदुओं को बांट रहा है, दलित, पिछड़ा, इस नाम पे, और अल्पसंख्यकों में जातियों की बात नहीं करता। अगर ये मुसलमानों के ऐसे ही दलित, पिछड़ा और मुसलमान के लिए एक नया समीकरण ले आता कि मुसलमानों में दलित, पिछड़ा, मुसलमान हमारे साथ हैं, जिसको पासमानदा मुसलमान कहते हैं। ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम एसोसिएशन है। क्यों नहीं कहता कि पासमानदा मुसलमान अलग और फिर अगड़े मुसलमान अलग, लेकिन वहां पर एक सिर्फ मुसलमान होगा। और यहां जब हिंदुत्व की बात आएगी तो ये जातीय होंगे, मतलब पिछड़ी जाति है, दलित जातियां हैं और फिर अगड़ी जातियां हैं। ये इनकी धारणा है, लेकिन मुसलमानों के लिए धारणा खत्म हो जाती है। उसी को दिखाना है, लोगों को बताना है। प्रदर्शन करने का मतलब यह है कि ये मुद्दा जीवित होना चाहिए। और अभी ये प्रदर्शन लखनऊ से बढ़ेगा, मुरादाबाद पहुंचेगा, रामपुर पहुंचेगा, मुजफ्फरनगर पहुंचेगा, शामली पहुंचेगा। उन सारे जगहों की लिस्ट तैयार है जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जिलों में है। और उन सारे जनपद, ये बनारस जैसे जगह पर जो आध्यात्मिक नगरी है हिंदुओं के लिए, 28 से 30% शहर के अंदर मुस्लिम आबादी हो गया है। ये कहां से आए? वो वहीं पर पैदा हुए कि या बाहर से ला लाकर इनको बसा दिया गया, बिठा दिया गया। ये पूरा का पूरा मुस्लिम मोहल्ला बन जाता है। ग्रैब करते हैं, ये लैंड जिहाद इसी को कहते हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, ये सारे जिहादी तत्व अलग अलग गुट में बटे हैं। और इसलिए इनका जवाब देने की तैयारी चल रही है। शासन से प्रशासन, पुलिस और योगी का एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही हिंदू संगठन एकजुट होकर अब बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम पॉलिटिकल हिंदू नहीं बने तो ऐसे ही होगा।
पॉलिटिकल हिंदू बनो और ये सोचो कि तुम्हारे लिए कौन सी सरकार लड़ सकती है। अगर वो सरकार नहीं बनेगी तो तुम पिछड़ जाओगे और ऐसे ही संभल अलग अलग जगहों पर बनते रहेंगे। हिंदू 15% हो जाएंगे और उस जनपद में, उस शहर में मुसलमान 80-85% हो जाएंगे। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संबल की इस फाइल ने कई ऐसे राज खोल दिए हैं पिछले कई सालों से जो दबे हुए थे, जिसको लेकर अब योगी सरकार ने एक्टिवनेस दिखाई है और ये सुनिश्चित किया है कि जिन जिन जिलों में इसी तरह डेमोग्राफी चेंज हुई है उन सब का हिसाब होगा। ऐसे में अब सीएम योगी का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।